नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, ना कोई पहचान, ना कोई सुराग, बेहद उलझी हुई एक अजीब मर्डर की मिस्ट्री। दोस्तों, बेंगलोर की सबसे हैरान करने वाली ये कहानी है और ये कहानी जितनी हैरान करने वाली है उतनी खौफनाक भी है। ये कहानी है एयरपोर्ट पर मिली एक लाश की। और वो लड़की जिसकी लाश मिली थी वो एक मॉडल थी और 13 दिनों में जो ये केस नहीं सुलझ पा रहा था, जिसमें कि कई टीमें भी जांच के लिए तैयार खड़ी थी। और इस जांच में 15,000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी हुई थी। 14,000 जींस और 1200 टाइटन घड़ियों में सुराग ढूंढने की कोशिश की गई थी। लेकिन अगर यहां से मिली भी तो एक अधूरी जानकारी। और फिर अचानक नाराजगी में एक पुलिस अफसर ने फोन पर किसी से बात की और अब उस बात से ही पुलिस को वह सुराग मिल जाता है जो इन 13 दिनों में 24 घंटों से लगातार जांच के बाद भी नहीं मिल रहा था। उस छोटी सी इंफॉर्मेशन की मदद से उस पुलिस टीम ने महज 5 घंटे के अंदर ही पूरे केस का खुलासा कर दिया। साल 2019, 31 जुलाई, एक सुबह तकरीबन 4:30 बजे के आसपास एक किसान मुनिराजू बेंगलुरु में कैपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास वाली सड़क पर टहल रहा था। और अचानक से उस सड़क पर टहलते हुए वो चौंक जाता है क्योंकि सड़क पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। चेहरा भी कुचल दिया गया था और चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था। पास में एक ईंट भी पड़ी थी जिससे कि उसे कुचला गया था। और उसने उसकी सूचना बेंगलोर पुलिस को कुछ देर बाद ही दे दी। बेंगलोर पुलिस थाने की टीम पहुंची वहां पे और जांच शुरू होती है। उस समय इस थाने के इंस्पेक्टर बी राममूर्ति देर रात तक पेट्रोलिंग करने के बाद सो रहे थे। और सोते हुए उन्हें 1 घंटा ही गुजरा था कि अचानक थाने से फोन आता है और कहा जाता है कि सर, एक ब्लाइंड मर्डर केस है और एयरपोर्ट के पास एक लड़की की लाश मिली है। केस हाई प्रोफाइल हो सकता है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर की नींद पूरी तरह से गायब हो जाती है। और इंस्पेक्टर बी राममूर्ति तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचते हैं और घटनास्थल पहुंचने के बाद जब उस लड़की की लाश की जांच की जाती है तो पता चलता है कि लड़की के सर पर किसी ईंट से कई बार मारा गया है और उसके शरीर पर चाकू से भी कई बार वार किए गए थे। अब यह बेहद अजीब था कि चाकू भी मारे गए और ईंट से हमले भी किए गए थे और घटनास्थल पर कोई सामान नहीं मिला, लड़की का पर्स और ना ही कोई बैग वगैरह। अब फॉरेंसिक की जांच की गई तो पता चला कि वहां से एक कार भी निकली थी और जिसके टायर के निशान वहां पे मिले थे। लेकिन वो अ, किस गाड़ी के थे ये पता नहीं चल पा रहा था। आसपास के कुछ सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया, उनको भी देखा गया, लेकिन उनकी तस्वीरें साफ साफ किसी को समझ में नहीं आ रही थी। वो इतनी धुंधली थी कि कार का नंबर नजर नहीं आ रहा था। और पुलिस के हाथ अभी तक बिल्कुल भी खाली थे, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। यानी कोई सुराग या कोई सबूत अभी तक पुलिस के पास नहीं था। कातिल और कत्ल के मकसद का पता लगाना तो दूर था, अभी तक लड़की की पहचान तक नहीं हो पाई थी। ऐसे में उसकी पहचान करने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था पुलिस के पास। उस लड़की के बदन पर मौजूद कपड़े या फिर उसके शरीर पर कोई निशान। लड़की देखने से बहुत ही अच्छे खासे परिवार की लग रही थी और उसने जींस जींस और टी शर्ट और टाइटन की हाथ में घड़ी पहन रखी थी। जींस और टी शर्ट दोनों महंगे ब्रांड के थे। अब यहाँ पर जांच टीम का सबसे पहला टारगेट था कि किसी भी तरह से इस लड़की की पहचान की जाए। इसलिए अब पुलिस के पास लड़की की पहचान करने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता बचा था कि पहले तो यह कि लड़की की ब्रांडेड ब्रांडेड जो टी शर्ट थी और उसकी टाइटन घड़ी थी वो कहाँ से खरीदा गया था और किसने खरीदा, उसका नाम या नाम पता चल जाए। और दूसरा यह कि पास में ही एयरपोर्ट था, शायद यह पता चल जाए कि पिछले 1 से 2 दिनों में कोई ऐसी महिला यात्री रही हो जिसकी टिकट बुक तो थी लेकिन उसकी फ्लाइट मिस हो गई। तीसरा रास्ता ये था कि आसपास के सभी थानों में पिछले कुछ दिनों से 35 से 36 साल की उम्र वाली लड़की के लापता होने की खबर। और चौथा यह कि गाड़ी के टायर का जो निशान मिला था उसके बारे में शायद किसी सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिल जाए। इन तमाम अ, चीजों को लेके पुलिस की टीम अलग अलग अपना काम करने लगी। अलग अलग पुलिस को अलग अलग टास्क दिए गए। एक टीम को ब्रांडेड जो जींस था उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा गया। अब इंडिया में इस ब्रांड को कहां कहां बेचा गया और उसे किस किसने खरीदा, एक टीम
उस टाइटन घड़ी का सुराग लगाने में जुट गई और इस जांच के दौरान यह पता चलता है कि जिस ब्रांड की जींस उस लड़की ने पहनी थी, वैसी 14,000 जींस पूरे देश में बेची गई थी। अब दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इनकी बिक्री हुई थी। अब पुलिस ने यह पता लगाया कि जिस साइज की जींस लड़की ने पहनी थी, वह कितनी बिकी है। तब जाके कहीं पता चलता है कि उस साइज की जो जींस थी, वो 800 जींस बेची गई थी और इस तरह 800 जींस खरीदने वाले सभी लोगों के नाम और नंबर का पता लगाना था। चूंकि यह ब्रांडेड जींस थी, तो उसे जब भी कोई खरीदने जाता है तो शोरूम से ही खरीदने जाता है, तो शोरूम वालों के पास उनकी डिटेल भी मिल गई। अब इन सभी नंबरों का पुलिस ने मुआयना किया तो काफी नंबर बंद भी थे। बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद भी लड़की की पहचान नहीं हो पाई। उधर पुलिस की एक और टीम थी जो टाइटन घड़ी के खरीदारों को तलाशने में लगी थी। उस मॉडल की घड़ी का पता लगाया तो कुल 1400 घड़ियां बेचे जाने की जानकारी मिली। और पुलिस ने सभी के नंबर तलाशने शुरू कर दिए और वहीं पे जो दूसरी टीम थी, उसको कार की फुटेज मिल जाती है और इस दौरान उस एरिया में एक स्विफ्ट कार जाते हुए उनको सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देता है, लेकिन उसका नंबर साफ साफ नहीं दिख रहा था। कुल मिलाकर इतनी मेहनत के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई सुराग, उनको कोई सबूत नहीं मिलता दिख रहा था। पुलिस की टीम जो है, जो बॉडी रखी हुई थी, बॉडी के पास फिर जाती है, क्योंकि जब कोई लावारिस लाश होती है तो उस बॉडी को कम से कम 2 दिनों तक अपने पास पुलिस रखती है अपनी कस्टडी में और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है ताकि पहचानने में दिक्कत ना आए। अभी 2 दिन ही हुए थे तो एक बार लेडी पुलिस ने उसके पूरे शरीर पर किसी टैटू या किसी निशान को तलाशने की कोशिश की तो इत्तेफाक से पुलिस को उस लड़की के शरीर पर एक जगह एस लिखा हुआ टैटू मिलता है, एस फॉर सन। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि उसका नाम एस से शुरू होता हो, या फिर अगर वह शादीशुदा हो तो उसके पति या फिर किसी खास दोस्त का नाम ये यस से हो सकता है। इसलिए पुलिस ने तुरंत जींस और टाइटन घड़ियों में जितने नंबर शॉर्ट लिस्ट हुए थे, जिन जिन पे उनको शक था, उनमें से एस से कितने नाम शुरू हो रहे हैं उनका पता लगाया और इस नाम से टाइटन घड़ी खरीदने वालों की संख्या, वहां पे भी जब टाइटन घड़ी में भी जब शॉर्ट लिस्टेड किया गया तो 115 लोग उसमें मिले जो टाइटन घड़ी खरीदे थे और जिनका नाम यस से शुरू हो रहा था। पुलिस ने फिर उन 115 लोगों से संपर्क किया, लेकिन फिर भी कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया था। जींस खरीदने वाले लोगों में भी कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी थी। उधर एयरपोर्ट पर पिछले 2 से 3 दिनों में ऐसा एक भी यात्री नहीं मिल पाया था कि जिसकी फ्लाइट मिस हुई हो। यानी पुलिस ने जितने भी तरीके अपनाए थे जांच के, अभी तक उनसे उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। लड़की की पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी। इस तरह पुलिस की जांच के चलते चलते 6 दिन निकल गए, लेकिन मरने वाली लड़की कौन थी अभी तक यह भी पता नहीं चल पाया था। कातिल और कत्ल का कारण का पता लगाना तो अभी बहुत दूर की ही बात थी। अभी उस लावारिस लाश की जांच करते हुए 7वां दिन था आज, और पुलिस की टीमें दिन रात सुराग जुटाने में लगी हुई थी, लेकिन हर कोशिश के बाद नतीजा सिर्फ नाकामी ही हाथ लगता था। फिर कांस्टेबल को एक अहम जानकारी मिली। उसके खास जो इसका इन्फॉर्मर था, वो बताया कि जिस महिला की हत्या करके एयरपोर्ट के आसपास फेंका गया है, उस महिला का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही है। अब यह जानकारी मिलते ही पुलिस को एक उम्मीद होती है, एक उम्मीद की किरण नजर आती है। तो फौरन पुलिस की एक टीम उस एंगल पर जांच करने के लिए पहुंच जाती है और पुलिस को यह भी पता चला कि वह लड़की को मारने वाला पति नॉर्थ इंडिया की तरफ का रहने वाला है, क्योंकि लड़की भी हुलिये से नॉर्थ इंडियन ही लग रही थी और इसलिए पुलिस की उम्मीद जो है बढ़ जाती है। पुलिस उसकी तलाश में तुरंत उसके घर तक पहुंचती है और वह शख्स जो है अपने घर पर ही मिलता है। वह वेस्ट बंगाल का रहने वाला था। उससे पूछताछ होती है तो पूछताछ में पता चलता है कि उसने नीला सांद्र में पत्नी की हत्या की और एयरपोर्ट के पास कहीं पर लाश को फेंक दिया था। पुलिस तुरंत उसे जहां लाश फेंकी गई थी चलने के लिए कहती है और जब पुलिस उसे लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगी तो वह उस जगह पर नहीं गया जहां उस लड़की की पुलिस को लाश मिली थी, बल्कि उससे काफी दूर पर एक सुनसान जगह था और उस सुनसान जगह जगह की तरफ उसे
लेकर पुलिस को लेके वो जाता है और कहता है कि यहीं कहीं पर उसने डेड बॉडी को फेंक दिया था। लेकिन वहां लाश नहीं मिली और जब पुलिस ने पता लगाया तो पता चलता है कि एक हफ्ता पहले वाकई वहां से भी एक महिला की लाश मिली थी। पुलिस ने उस थाने से संपर्क किया तो इस बात की पुष्टि हो गई और इस तरह पुलिस भले ही उस लड़की के कातिल का पता लगाने में नाकाम रही, लेकिन उसी में दूसरे एक कत्ल का खुलासा हो जाता है और पुलिस की यह मेहनत फिर से घूम के उसी नतीजे पे पहुंच जाती है कि यानी कोई सबूत, कोई सुराग अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। पुलिस के हाथ जो है अभी तक खाली थे। पुलिस की टीमें अभी भी लगातार काम कर रही थी और वो काम करते करते काफी थक चुकी थी। वह सारे पुलिस वाले काफी चिड़चिड़ी और उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी आ गया था। वो इसलिए था कि शायद इतनी मेहनत के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा था और पिछले एक हफ्ते की जांच के दौरान इंस्पेक्टर राममूर्ति के पास कोलकाता के एक पुलिस अफसर का बार बार फोन आ रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर रामामूर्ति बेहद उलझे हुए थे, इसलिए वह कॉल रिसीव भी नहीं कर रहे थे। अब 10 दिन बीत चुके थे और तभी फिर से उस कोलकाता पुलिस अफसर का फोन आता है। असल में कहानी ये थी कि 1 महीने पहले ही बेंगलुरु इंस्पेक्टर राममूर्ति की टीम ने गोल्ड यानी कि सोना चुराने वाले एक बहुत ही शातिर चोर कार्तिक को कोलकाता से अरेस्ट किया था और इसी कार्तिक ने बेंगलुरु में दर्जनों चोरियों को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा था तो उसके पास 50 लाख का सोना था जो कि उस समय बरामद किया गया था और अब कोलकाता पुलिस को यह भी शक था कि अपने लोकल शहर में हुई चोरियों में भी कहीं कार्तिक का हाथ तो नहीं है। इसलिए वह बेंगलुरु पुलिस से बात करके उस कार्तिक चोर को रिमांड पर लेना चाहता था। इसलिए कोलकाता पुलिस का जो वह अफसर था वो बार बार फोन कर रहा था और उस दिन भी कोलकाता न्यू टाउन थाने की पुलिस ने राममूर्ति को फोन किया था और तब उन्होंने फोन उठा लिया और पिछली कॉल रिसीव नहीं करने की वजह बताने लगे और वो कहने लगे कि एक लड़की की लाश मिली है और देखने में वो नॉर्थ इंडियन की लगती है, लेकिन हम लोगों ने 15,000 से ज्यादा लोगों की जांच कर ली और हमें कोई भी सुराग अभी तक हाथ नहीं मिला है। कोई मिसिंग रिपोर्ट भी हमें नहीं मिल पा रही है। इस पर उस पुलिस वाले ने कहा कि 1 मिनट रुकिए, मेरे यहाँ भी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की जो है मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई है और उसने बताया है ये कि उसकी पत्नी जो थी वो बेंगलुरु गई हुई थी और लापता हो गई है। उस व्यक्ति का नाम सुदीप दे है और उसकी लापता हुई पत्नी का नाम पूजा दे है। यह सुनते ही इंस्पेक्टर रामामूर्ति ने सोचा कि इसे भी देख ही लेते हैं, इसलिए उस लड़की की लाश की फोटो ली गई और उस कोलकाता पुलिस को वहां पे सेंड किया गया, उसे भिजवा दिया गया उस फोटो को। और जब यह बातें चल रही थी कि अचानक उसी समय उनकी एक पुलिस टीम से दिल्ली के अली नामक शख्स ने संपर्क किया। उसने बताया कि जिस घड़ी की आप लोग बात कर रहे हैं उसे मैंने ही दिल्ली में खरीदा था और उसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था। पुलिस ने उस लड़की का नाम पूछा तो पता चला कि उसका नाम पूजा दे है और यह सुनते ही पुलिस को फिर से एक उम्मीद की किरण नजर आती है। अब यहाँ पे कड़ियां जुड़ना शुरू हो चुकी थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही कोलकाता पुलिस ने यह बताया था कि सुदीप दे की जो पत्नी है पूजा दे वो लापता हुई है और उसका भी नाम पूजा ही है। और अब दिल्ली से अली ने भी फोन पर बताया कि उसने यह घड़ी जिस लड़की को दी थी उसका नाम भी पूजा ही है। अब लेकिन पुलिस को कंफ्यूजन यह था कि अगर यह वह पूजा है तो फिर सुदीप की पत्नी कौन है। अगर वह सुदीप की पत्नी है तो फिर अली की गर्लफ्रेंड कौन है। खैर यह बात तो साफ थी कि जो घड़ी लड़की ने पहनी थी उसे अली ने ही खरीदा था, इसलिए पुलिस अब उस लड़की को पूजा मानकर जांच करने लगती है। इसी बीच पुलिस ने कोलकाता और दिल्ली दोनों जगहों पर लड़की की फोटो भेजी और यहाँ पर किस्मत ने पुलिस का साथ दिया और दोनों ने कंफर्म कर दिया कि वह मरने वाली जो लड़की थी उसका नाम पूजा ही था। अब पुलिस की टीम कोलकाता और दिल्ली में अली की पड़ताल में तुरंत जुट जाती है क्योंकि अब आशंका यही लग रहा था कि कहीं कोलकाता में रहने वाले जो सुदीप हैं वो अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चल गया होगा उन्हें और हो ना हो कि उसका मर्डर उसके पति ने ही किया। अब यहाँ पे बात आती है कि खुद कोलकाता में उसकी गुमशुदगी की जो कंप्लेन कराया हो और
उसका दूसरा एंगल एंगल ये भी था कि कहीं अली को पूजा ने धोखे में रखकर दोस्ती की हो और जिसके बाद अली नाराज होकर उसका कत्ल कर दिया हो। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि अगर अली ही मर्डर करता तो खुद ही पुलिस से संपर्क क्यों करता। इस तरह पुलिस अली पर शक तो कर रही थी क्योंकि जांच में किसी को 100% यकीन नहीं था कि आरोपी कौन है और ना ही पूरे तरीके से उन्हें इग्नोर भी किया जा सकता था। इसलिए पुलिस ने भले ही अली को शक के दायरे में कम ही रखा हो और सुदीप को ज्यादा, लेकिन दोनों की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। और अब बेंगलुरु में 20 पुलिस वालों की 3 टीमें बनाई जाती हैं और सबसे छोटी टीम अली वाले एंगल पर जांच करने में जुटती है और बाकी जो 2 बड़ी टीमें बनाई गई थी उन टीमों में से एक टीम कोलकाता में रहने वाले सुदीप की जांच पड़ताल करने में लग जाती है और जबकि एक और अन्य जो टीम थी वो पूजा दे का फोन नंबर लेकर उसकी डिटेल की जांच करने में जुड़ जाती है। अब सुदीप दे से जब पुलिस ने यहाँ पे पूछताछ की तो उसने बताया कि इन दोनों का जो मैटर था वो 2 साल पहले ही इन दोनों का जो शादी था वो 2 साल पहले ही हुआ था, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। सुदीप ने बताया कि उसकी अभी जो उम्र थी वो 32 साल थी और वह मॉडलिंग करती थी और साथ ही में इवेंट मैनेजर भी थी। वह दिल्ली और बेंगलुरु में आती जाती रहती थी। सुदीप को पूजा के बेंगलुरु जाने की जानकारी तो थी, लेकिन जब उसका फोन बंद मिला तो उसने एक दिन गुमशुदगी की उसकी शिकायत कोलकाता पुलिस में कर दी थी। हालांकि एफआईआर तैयार नहीं हुई थी, पुलिस को यह भी पता चलता है कि इन दोनों पति पत्नी में काफी अनबन भी रहती थी। उनमें उनमें जो आपस का सामंजस्य था वो सही नहीं चल रहा था। इसलिए पुलिस को उस पर शक होता है और वो शक करते हुए जांच करती है। उधर दिल्ली में अली के बारे में पता चलता है कि वह पूजा के शादीशुदा होने के बारे में जानता था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे। अब इसलिए उसने पूजा को टाइटन घड़ी गिफ्ट की थी, लेकिन अचानक उसका फोन बंद आने लगा और जिससे कि वो परेशान हो जाता है और जब उस तक घड़ी खरीदने वाले को ढूंढते हुए पुलिस ने उससे पूछा तो शुरू में वह कुछ परेशान था, फिर उसने खुद ही बताया था। खैर पुलिस को जांच करते हुए अब 13वां दिन हो गया था और पुलिस ने पूजा की फैमिली और अली समेत सभी को बेंगलोर बुला लिया। इस बीच पुलिस ने पूजा के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल को भी चेक किया तो उसने पुलिस को उस फोन में काफी अहम जानकारी मिली, काफी अहम सुराग मिला और पुलिस की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि पूजा मर्डर से एक दिन पहले ही फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंची थी और उसने एयरपोर्ट से एक कैब बुक किया था, जिसके बाद बेंगलुरु के सीसांद्र में बने सहारा पवेलियन होटल में पहुंची थी और उसी होटल में ही पूजा भी रुकी थी और होटल में आने के बाद भी पूजा कैब बुक करके कुछ लोगों से मीटिंग करने के लिए गई थी। अब पुलिस उस होटल में पहुंची जहां पूजा रुकी हुई थी। होटल के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया, उसे देखा गया तो इस बात की पुष्टि तो हो गई थी कि यह वही पूजा थी जिसकी हत्या हुई है और अब पूजा की जो सारी डिटेल्स थी वो होटल से ली गई और पूजा ने कब एंट्री की और कब आई और कब बाहर गई ये सारी जानकारी होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रात लगभग 3:50 पर पूजा ने होटल से अपना चेकआउट किया था और उस समय एक कैब ड्राइवर उसे लेने आया था। यह वही ड्राइवर था जो दिन में भी पूजा को अपनी कैब से ही कहीं न कहीं ले जाता था और लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस रात में पूजा ने होटल से चेकआउट किया था उस टाइम ऑनलाइन कैब की बुकिंग नहीं थी और इसलिए पुलिस को यह समझ में आ गया था कि कैब ड्राइवर ने ही इसकी साजिश रची होगी और बिना बुकिंग के डायरेक्ट पैसे लेकर उन्हें छोड़ने के लिए गया होगा। और अब पुलिस को होटल के अंदर और बाहर जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उसमें उस ड्राइवर का चेहरा भी मिल जाता है और गाड़ी का नंबर भी और फिर पुलिस ने जांच के 13वें दिन मात्र 5 घंटे के अंदर ही कैब ड्राइवर के जो भी खुफिया जानकारी थे उनको निकाल लेती है और उसके घर तक पहुंच जाती है। कैब ड्राइवर घर पर ही मिल जाता है। उसका नाम नागेश नागेश वो बताता है और उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। वह हेगना हली क्रॉस का रहने वाला था। जब उस कैब ड्राइवर नागेश से पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो उसने लूटपाट के लिए पूजा का मर्डर करने की बात को स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि बेंगलुरु आने के बाद वही पूजा को कैब से होटल तक लेकर आया था और इसके बाद उसने पूजा से जान पहचान कर ली थी और इसके बाद की वजह थी कि पूजा के पास एक ट्रॉली बैग और एक वैनिटी बैग था।
लड़की के पहनावे और बातचीत से तो ऐसा लगता था कि वह बहुत ही अमीर घर से है, और दूसरी बड़ी बात यह थी कि वह अकेली ही बेंगलोर में आई थी, और नागेश के भाई ने 2 कारें खरीदी थी। दूसरी कार की जो ईएमआई थी, उसे भरने के लिए उसे पैसों की कुछ दिक्कत बता रही थी वो। असल में उसकी 2 ईएमआई बाउंस हो गई थी, और इसलिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए उसने पहले पूजा से बातचीत करने के दौरान ही सोच लिया था कि अब वह उससे लूट-पाट करेगा और ऑनलाइन बुकिंग नहीं करेगा तो पुलिस उसे कभी ट्रेस भी नहीं कर पाएगी, पुलिस उसके ठिकाने तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। अब यहाँ पे जब देर रात में होटल से वो निकलता था तो उसने पूजा को बुकिंग करने से मना कर दिया, और पूजा को उसके उसके बताए स्थान पर छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है बिना बुकिंग के। और यही वजह थी कि घटना वाली रात पूजा ने कैब की बुकिंग नहीं की थी। कैब ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि रात में जब वह पूजा को लेकर जा रहा था तो उसे नींद आ रही थी। चूंकि रात के 4 बज रहे थे तो पूजा कैब वाले पर भरोसा करते हुए कार में ही सोने लगी थी। उसी दौरान एयरपोर्ट वाले सुनसान रास्ते पर जाते समय नागेश ने कैब को रोक दिया और फिर लूटपाट करने लगा। जब पूजा ने इसका विरोध किया तो नागेश ने पहले लोहे की राड निकाली और लोहे की राड से उसको मारा, और फिर चाकू से कई बार हमले किए। इसी दौरान नागेश ने पूजा से रेप करने का भी प्रयास किया था, लेकिन पूजा आखिरी दम तक उसका विरोध करती रही, और इस तरह नागेश भी काफी चोटिल हो गया था। लेकिन उसने चाकू से हमला किया और फिर रास्ते में पड़ी एक ईंट से पूजा के सिर पर हमला कर दिया, जिससे कि पूजा की मौत हो जाती है। और इसके बाद कैब ड्राइवर नागेश ने पूजा के दोनों बैग, मोबाइल फोन और सभी एटीएम कार्ड और सामान लूट लिया। अब इसके बाद वह सारा सामान लेकर अपने घर आ जाता है, और पूजा से लूटे हुए बैग और पर्स वह अपनी अ, अपनी वाइफ को गिफ्ट करने की सोच रहा था, और उसने पूजा के डिजिटल वॉलेट से भी कुछ पैसे ट्रांसफर कर लिए थे। और इस मर्डर को उसने सुबह के कुछ पौने 4 बजे के करीब अंजाम देकर फरार हो गया था, और 23 अगस्त 2019 को नागेश की गिरफ्तारी हुई, और उसे इस हत्या के बाद अ, सितंबर सितंबर 2021 में जेल के अंदर ही फूड पॉइजनिंग से उसकी मौत हो जाती है। और अ, ठीक उसी समय जब उसके खिलाफ कोर्ट में सजा के ट्रायल शुरू होने वाले थे, लेकिन उसकी मौत हो जाने से पुलिस ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस तरह 31 जुलाई 2019 को सुबह जब पूजा की हत्या हुई थी, और उसका कातिल कैब ड्राइवर नागेश करीब 2 साल तक जेल में रहा, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। गिरफ्तारी के 2 साल बाद सितंबर 2021 को उसकी जेल में ही फूड पॉइजनिंग से मौत हो जाती है। इस तरह बेंगलुरु पुलिस की मेहनत से एक ब्लाइंड मर्डर केस का आखिरकार खुलासा कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर यह आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि कुछ लोग और सुरक्षित रह सकें और अपना ख्याल रख सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए सचेत रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।